एनेस्थीसिया लर्नर्स एकेडमी के इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हमारा फोकस प्रिसिजन फ्लूइड मैनेजमेंट पर है। एक वक्त था जब आईवी फ्लूइड्स को सिर्फ पानी की कमी पूरी करने का जरिया समझा जाता था, लेकिन आज का मॉडर्न एनेस्थीसिया प्रोवाइडर जानता है कि आईवी फ्लूइड्स सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि इंतहाई मखसूस ड्रग्स हैं। इनकी अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स हैं और अपने शदीद साइड इफेक्ट्स। इन्हें बिल्कुल किसी आम खतरनाक दवा की तरह पूरी एहतियात से हैंडल करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हम एक बड़ा लॉजिकल और हाई यील्ड क्लिनिकल प्रोग्रेशन फॉलो करेंगे। पहले फिजियोलॉजिकल मैप को समझेंगे, फिर इनकी फार्माकोलॉजी पर बात करेंगे, सही इंतखाब देखेंगे और आखिर में मॉडर्न गोल डायरेक्टेड स्ट्रेटजीज को कवर करेंगे। सेक्शन 1 फिजियोलॉजिकल फ्लूइड मैप। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्लूइड ड्रग्स जिस्म में जाने के बाद आखिर कहाँ जाती हैं। सोचिए कि एक मेल पेशेंट के वजन का तकरीबन 60% और फीमेल पेशेंट का 50 से 55% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टोटल बॉडी वाटर है। इसका 2/3 हिस्सा यानी 66% सेल्स के अंदर होता है, जिसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। बाकी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। अब इसमें मजे की बात यह है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का भी 80% हिस्सा इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है और सिर्फ 20% प्लाज्मा की शक्ल में नालियों के अंदर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी तेजी से फ्लूइड दिया जाता है तो उसका बड़ा हिस्सा वैस्कुलर स्पेस में रुकने के बजाय टिश्यूज में लीक कर जाता है। और यहाँ एक इंतहाई हाई यील्ड कॉन्सेप्ट सामने आता है जो एग्जाम्स और प्रैक्टिस दोनों के लिए ज़रूरी है। एंडोथीलियल ग्लाइकोकैलिक्स। ये खून की नालियों के अंदर एक बहुत ही नाजुक जेल जैसी तय होती है जो कैपिलरी परमेबिलिटी को कंट्रोल करती है। जब सेप्सिस या ओवर रिससिटेशन की वजह से ये बैरियर टूट जाता है तो नतीजे में सीधा कैपिलरी लीक होता है और टिश्यू एडिमा शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल किसी टूटे हुए डैम की तरह है जहां पानी को रोकने वाली दीवार गिर चुकी हो। सेक्शन 2 आईवी फ्लूइड्स की दर्जाबंदी। अब हम ऑपरेशन थिएटर के टूल्स यानी क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स की स्ट्रिक्टली टॉनिसिटी और मॉलिक्यूलर साइज पर बात करते हैं। यहाँ एक बड़ा वाज़े फ़र्क देखने को मिलता है। एक तरफ ट्रेडिशनल नॉर्मल सैलीन है जो कि सच पूछिए तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। ये एक अनबैलेंस्ड फ्लूइड है जिसमें 154 MEq/L क्लोराइड होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल सीधा हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का बाइस बनता है। और दूसरी तरफ है बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशंस जैसे लैक्टेटेड ड्रिंगर्स या प्लाज्मा लाइट। ये सॉल्यूशंस फिजियोलॉजिकल बफर्स यूज करते हैं जो उन्हें सेफ और इंसानी प्लाज्मा के बहुत ज़्यादा करीब बनाते हैं। एनेस्थीसिया प्रोफेशनल्स के लिए फ्लूइड्स की टोनिसिटी को समझना बिल्कुल लाइफ सेविंग क्लिनिकल पर्ल है। मिसाल के तौर पर D5W शुरू में आइसोटोनिक लगता है, लेकिन जैसे ही जिस्म इसमें मौजूद डेक्सट्रोज को मेटाबोलाइज करता है ये हाइपोटोनिक फ्री वाटर बन जाता है। इसीलिए ब्रेन इंजरी में इसका इस्तेमाल स्ट्रिक्टली मना है। इसके बिल्कुल बरक्स हाइपोटोनिक सेलाइन सेल से पानी बाहर निकालता है जो कि सेरेब्रल एडीमा का एक बेहतरीन और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। जब हम कॉलॉइड्स को कंसिडर करते हैं तो एक हाई यील्ड फैक्ट हमेशा याद रखना चाहिए। सिंथेटिक स्टार्चेज यानी HES को अब क्रिटिकल केयर में तकरीबन छोड़ दिया गया है। इसकी वजह क्या है? इनके इस्तेमाल से एक्यूट किडनी इंजरी और ब्लड कोएगुलोपैथी के शदीद खतरा जुड़े हुए हैं। ये रिस्क अब किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं समझा जाता। सेक्शन 3 सही फ्लूइड का इंतखाब। अब देखते हैं कि मॉडर्न प्रैक्टिस में सही इंडिकेशंस के मुताबिक बेस्ट फ्लूइड कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ये हाई यील्ड मैट्रिक्स पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये नोट करना है कि लैक्टेटेड रिंगर्स को सीट्रेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम क्लॉट्स बना सकता है। इसी तरह रीनल फेलियर के पेशेंट्स में नॉर्मल सेलाइन से हर हाल में बचना चाहिए ताकि किडनीज पर मजीद बर्डन ना पड़े। सेक्शन 4 जदीद पेरी ऑपरेटिव फ्लूइड स्ट्रैटेजीज। चलिए देखते हैं कि केयर ट्रेडिशनल मैथ फार्मूलाज से आगे बढ़कर कितनी एडवांस हो चुकी है। फ्लूइड मैनेजमेंट के हिस्ट्री का इर्तिका काफ़ी दिलचस्प है। पिछली दहाइयों में रिजिडली ट्रेडिशनल 4-to-1 मेंटेनेंस रूल चलता था। फिर ERS प्रोटोकॉल्स आए जिन्होंने नियर जीरो बैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया। और अब आज के दौर में हम गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी यानी GDFT का इस्तेमाल करते हैं, जहां प्रिसिजन और मॉनिटरिंग ही सब कुछ है। JFDT का इस्तेमाल करते हुए एक पेशेंट को ट्रू फ्लूइड रिस्पॉन्डर पहचानने का गोल्डन रूल 10% का टारगेट है। इसका तरीका सिंपल है, 250 मिलीलीटर फ्लूइड चैलेंज दें। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम में 10% से ज़्यादा इजाफा हो तो फ्लूइड का फ़ायदा हो रहा है। स्टैटिक पैरामीटर्स का दौर गुजर चुका है, अब फोकस डायनामिकली रिस्पॉन्स चेक करने पर है।
सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस को सिस्टमैटिकली मैनेज करना जरूरी है। जब क्रिस्टलॉइड से रिप्लेस करें तो 3:1 का रेशो याद रखें, यानी 1 ml ब्लड लॉस के खबले में 3 ml क्रिस्टलॉइड, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। और साथ ही स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन जैसे डायनामिक इंडिसेस को मुसलसल मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि थेरेपी बिल्कुल एक्यूरेट हो। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जहन पर जोर डालने के लिए एक क्लासिक फेलोशिप एग्जाम सिनेरियो पर सोचिए। वो कौन सा आईवी फ्लूइड है जो सेलुलर स्वेलिंग बढ़ाता है और सिवियर ब्रेन इंजरी के पेशेंट के लिए सख्ती से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? इसका जवाब फिजियोलॉजी और टोनेसिटी के प्रिंसिपल्स में ही छुपा है। अपनी क्लिनिकल नॉलेज को रिफ्रेश करते रहिए और मजीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।